Hello guys, welcome to our channel The Night of Empire Part 1. Chapter 1 अंत ही आरंभ है। आसमान में काले बादल छाया हुआ था। बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जंगल के बीच एक लड़की बहुत सारे लोगों से अकेली लड़ रही थी। उस लड़की ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक सीक्रेट एजेंट थी जो एक मिशन में आई हुई थी और वह अपने दुश्मनों से अकेले ही लड़ रही थी। उसके साथ जो लोग आए थे वह लोग अब तक मर चुके हैं। तभी गोली चलने की आवाज आए और अचानक वह लड़की पीछे मुड़कर देखने लगी। पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था जो उसे लड़की को गोली मार के मुस्कुरा रहा था। तभी वह लड़की जमीन पर पड़ी हुई एक नुकीली लकड़ी लेकर उसे लड़के के सीने के आर पार कर देती है। जिसके बाद वह बोली, जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी लोग मरने के लिए आ जाए, पर आर्या कभी हर की नहीं। जब तक वह अपने दुश्मनों को खत्म नहीं कर देती तब तक वह मरेगी नहीं। वह आदमी जिसके सीने के आर पार लकड़ी की गई थी वह आदमी जमीन पर गिरकर वहीं पर मर गया। इसके बाद आर्या भी जमीन पर गिर गई। वह आखिरी सांस से लेने लगी। तभी वहां पर एक लड़का आया जिसको देखते ही आर्या की आंखों के एक्सप्रेशन बदल गए और वह लड़का बोला, हेलो आर्या, कैसा लगा मेरा खेल? तुमने सोचा होगा कि तुमने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया है, पर मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे साथ ही था। तुम्हारा दोस्त बनकर मुझे मारे बगैर ही तुम इस दुनिया को अलविदा कह रही हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी लाश को मैं ऐसी जगह दफनाऊंगा इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें मैं गद्दार भी साबित कर दूंगा। इतना कहकर वह लड़का आर्या के माथे के बीचों बीच गोली चल देता है, जिसके बाद आर्या इस दुनिया को अलविदा कह देती है। अचानक आर्या ने अपनी आंखें खोली। वह अपने आप को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वह खुद को देखने लगी, फिर वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और वह जोर से चिल्ला उठी। आर्या के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं वहां पर कुछ नौकरानी या दौड़ते हुए आए और एक नौकरानी बोली, राजकुमारी जी, क्या हो गया है? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? तभी आर्या अपने चेहरे को देख बोली, व्हाट द हेल, यह क्या बदतमीजी है? यह मैं नहीं हूं। पर आवाज तो मेरी ही है, पर यह मेरा चेहरा नहीं है। जो नौकरानी आर्या के पास खड़ी थी वह सब लोग एक दूसरे को हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे। आर्या फिर खुद को देखने लगी। आर्या के कपड़े बिल्कुल अलग थे। आर्या खुद को ऐसे देख रही थी जैसे उसने भूत देख लिया है। तभी एक औरत कमरे के अंदर आए और वह आर्या से बोली, राजकुमारी आर्या, आपकी हरकतों से हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, पर आपकी हरकतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आर्या ने जब औरत की बातों को सुना तो वह मन ही मन में बोली, राजकुमारी आर्या, ये क्या बदतमीजी हो रही है? ना मैं इनमें से किसी को पहचानती हूँ और ना ही मुझे समझ में आ रही है कि मैं हूँ कौन। जो औरत आर्या के सामने खड़ी थी वह महारानी अंबिका थी। आर्या ने जब महारानी को हैरानी से देखा तो महारानी भी आर्या को देखने लगी। सभी आर्या ने अंबिका जी से पूछा, आप कौन हो? अंबिका जी हैरत से आर्या को देखने लगी। फिर वह बोली, हम कौन हैं राजकुमारी आर्या? क्या आपका दिमाग ठिकाने पर तो है? आप हमें नहीं पहचानती? हम आपकी माँ है। तभी आर्या ने कहा, हमारे मन हो तो बचपन में ही ऊपर चली गई थी और वह बड़े होने के बाद नीचे कैसे आ गई? आर्या को अजीबोगरीब बातें करता हुआ देख अंबिका जी बोली, राजकुमारी आर्या, आप हमारे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं और आप भूल गई है। महारानी अंबिका इतना कह रही थी कि तभी वहां पर एक आदमी आया और वह बोला, महारानी माफ कीजिएगा, लगता है राजकुमारी जी ने अपनी स्मृति शक्ति को दी है, इसीलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं है। महारानी अंबिका आर्या को देखते हुए बोली, पहले तो बिना शक्ति के पैदा हुई, जिस वजह से हमें न जाने किस किस के ताने सुनने पड़े, और अब इन्होंने तो अपनी स्मृति शक्ति ही को दी। पता नहीं इस लड़की के जीवन का क्या होगा। इतना बोलकर अंबिका जी वहां से चली गई। वही आर्या अंबिका जी की बातों को सुन बस खामोशी से खड़ी रहे। कुछ देर बाद आर्या अपने कमरे से बाहर निकाल कर गए तो उसके तो होश ही हो चुके थे। वह अपने आसपास की हर एक चीज को देख आर्या बोली, मेरे साथ सच में बदतमीजी हो गई है। लोग कहते हैं करने के बाद हमें नरक जाना होता है, पर मैं कहां पर हूं? आर्या सब कुछ देखकर हैरान हो ही रही थी कि तभी पीछे से एक लड़की आई और वह बोली, राजकुमारी आर्या, आपके साथ हुए दुखद घटना के बारे में सुनकर बहुत ही दुख हुआ। लेकिन आपको शक्ति प्रतियोगिता में भाग ही नहीं रहना चाहिए था। ना आप भाग लेती और ना ही आपको अपनी स्मृति शक्ति खोना पड़ता। इतना कहकर वह लड़की बिना आर्या की बात सुनी ही वहां से चली गई। इसके जाने के बाद अचानक आर्या के सिर में बहुत तेज दर्द उठने लगे और बचाना के नीचे बैठ गए। तभी आर्या को उसे लड़की की जिंदगी की हर एक बात याद आने लगी। जिस लड़की की बॉडी में आर्या आई थी वह लड़की एक साम्राज्य की राजकुमारी थी जो बिना शक्ति के पैदा हुई थी।
ये साम्राज्य कोई मामूली साम्राज्य नहीं था। एक जादुई साम्राज्य था, जिस साम्राज्य के लोगों में शक्तियां थी और उन शक्तियों का इस्तेमाल वह लोग साम्राज्य की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहां के लोगों के साथ साथ वहां के जानवर भी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। इस राज्य का नाम स्वर्ण साम्राज्य था। इस साम्राज्य में हर साल शक्ति प्रतियोगिता होती थी, जिसमें योद्धा का चुनाव किया जाता था और वही योद्धा स्वर्ण साम्राज्य की हिफाजत करते थे। आर्या धीरे धीरे ठीक होने लगी और फिर वह खड़ी होकर मन ही मन में बोली, क्या किस्मत है मेरी, भगवान को मुझ पर इतना तरस आया कि उन्होंने मुझे दोबारा जीवन तो दिया, वह भी एक ऐसी राजकुमारी की बॉडी में जो इतनी ज्यादा कमजोर है, बल्कि बिना शक्ति के पैदा हुई है। और सबसे अजीब बात, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, लेकिन मुझे अब किसी कमजोर लड़की की बॉडी में जीना पड़ेगा। आर्या ये सारी बातें बोल बाहर के तरफ जाने लगी, तभी अचानक स्नोफॉल होने लगा, जिसे देखकर आर्या बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। रात का वक्त, आर्या एक पेड़ को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे पेड़ के फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तभी वहां पर एक लड़का आया और वह लड़का आर्या को देखते हुए बोला, इस साम्राज्य में एक ऐसा पेड़ भी है जो लोगों की किस्मत के बारे में बताता है। अचानक अपने सामने खड़े लड़के को देख आर्या हैरत से बोली, तुम कौन हो और सच में यहाँ पर कोई ऐसा पेड़ है जो किसी की किस्मत के बारे में बताता है? तभी वह लड़का बोला, यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जो किस्मत के बारे में बताता है, और वही बात मेरी, तो मैं तुम्हारा दोस्त क्षितिज हूँ। आर्या क्षितिज को हैरानी से देखने लगी। फिर आर्या ने कहा, मुझे उस पेड़ के पास जाना है, मुझे जाना है कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है। क्या तुम मुझे उस पेड़ के पास लेकर जा सकते हो? क्षितिज हैरत से बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी किस्मत क्यों लेकर आई है? तुम्हें ये जानना है? तुम भूल चुकी हो क्या कि तुम इसी साम्राज्य की राजकुमारी हो जो आगे जाकर महारानी बन सकती हो? आर्या क्षितिज को देखते हुए बोली, और लगता है तुम भूल चुके हो, मेरे पहले भी इस साम्राज्य की 2 राजकुमारी और है जिनके पास शक्तियां हैं। मेरे पास शक्तियां नहीं, और जिनके पास शक्तियां हैं वही इस साम्राज्य की महारानी बनेगी। क्षितिज आर्या को देख रहा था, लेकिन क्षितिज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह आर्या को पेड़ के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह आर्या से बोला, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, वहां जाना नामुमकिन है। वहां जाने के लिए हमारे पास शक्तियां होना जरूरी है, और कुछ लोग तो शक्तियों के होने के बावजूद वहां नहीं पहुंच पाया। आर्या हैरत से बोली, ऐसा क्यों? क्षितिज जवाब देते हुए बोला, कहते हैं उसे पेड़ के आसपास कोई अदृश्य शक्ति है जो उस पेड़ की हिफाजत करते हैं, इसलिए वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, और बुरे इरादों के साथ तो कोई वहां जा ही नहीं सकता। आर्या कॉन्फिडेंस से बोली, ठीक है, तुम मुझे वहां ले चलो। वहां जाने के बाद जो भी होगा वह मेरी जिम्मेदारी, और अगर तुम चाहो तो मुझे रास्ता दिखाकर वापस भी आ सकते हो। क्षितिज आर्या को देख रहा था। फिर कुछ देर में क्षितिज वहां से चला गया। आर्या अपने कमरे में चली गई। आर्या बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही क्षितिज के साथ आर्या निकल गई। दोनों एक जंगल के पास पहुंचे। उन्हें जंगल के अंदर से होकर गुजरना था। तभी क्षितिज ने कहा, हमें कोई घोड़ा लेकर आना चाहिए था, हम पैदल इस जंगल को पार नहीं कर सकते। आर्या क्षितिज को देखते हुए बोली, तो फिर ठीक है, एक काम करो, मुझे रास्ता बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें यहाँ आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्षितिज आर्या को देखते हुए बोला, यह पागलपंती है, और मैं तुम्हें पागलपंती करने नहीं दे सकता। तुम्हें कुछ हो गया तो महारानी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आर्या क्षितिज को देखते हुए बोली, और अगर तुमने मुझे पागलपंती करते हुए रोका तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मुझे जाने दो। इतना कहकर आर्या जंगल के अंदर चली गई, जिसके पीछे क्षितिज जहां तो चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह जंगल के अंदर जाए। वह जंगल की तरफ देखते हुए बोला, माफ करना आर्या, मुझे तुम्हारे साथ करना पड़ा। मैंने तुम्हें झूठ कहा था, यहाँ पर कोई ऐसा पेड़ नहीं है, बल्कि इस जंगल के अंदर जाने का मतलब सिर्फ मौत है। आर्या जंगल के अंदर चली गई। जंगल के अंदर जाने के बाद आर्या इधर उधर ध्यान से देखने लगी। अगर पहले वाली आर्या होती तो शायद अब तक डर के हमारे यहाँ से भाग चुकी होती, पर यह वह आर्या थी जो डर को भी डरती थी। जंगल को देखने के बाद आर्या खुद से ही बोली, ये जंगल तो बिल्कुल इस जंगल की तरह दिखता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है और कुछ नहीं। तुझे तेरे सवालों का जवाब चाहिए तो तुझे ये रास्ता पार करना ही होगा। तुझे पता करना ही होगा कि तू यहाँ पर क्यों पहुंची। इतना कहकर आर्या आगे बढ़कर जा रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते आर्या बहुत ही ज्यादा थक गई, पर उसे कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था, जिस वजह से वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी अचानक आर्या को किसी चीज की आवाज आई, जिस आवाज को सुनने के बाद वह आवाज का पीछा करने लगी। तभी आर्या ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सा झरना बह रहा था।
जिसके पास जाने के बाद वह पानी पीने लगी। वह बहुत ही ज्यादा प्यासी थी। उसने जी भर के पानी पिया और पानी पीने के बाद वहीं के एक चट्टान पर बैठ गई। और वह बैठने के बाद खुद से ही बोली, पता नहीं किस्मत का पेड़ कहाँ है, क्या वह सच में है अभी या नहीं, या क्षितिज ने मुझे धोखा दिया। वैसे भी जिंदगी में इतने धोखे का लिए अब मुझे धोखे से फर्क भी नहीं पड़ता, पर फिर भी मुझे अपने सवालों को ढूंढना है। तभी आर्य ने अचानक कुछ देखा, जिसे देखते ही वह हैरान हो गई। वही झरने के दूसरी तरफ एक यूनिकॉर्न था। वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अचानक आर्या ने देखा कि यूनिकॉर्न के पंख भी है, और वह पद देखकर तो और भी ज्यादा हैरान हो गई। वह बस यूनिकॉर्न को ही देखे जा रही थी। तभी यूनिकॉर्न के ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। ये देखकर आर्या उठी और यूनिकॉर्न को बचाने के लिए जंगली जानवर से लड़ने को भी तैयार हो गई। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, इसलिए पास पड़े हुए एक एक पेड़ के टहनी से जंगली जानवर से लड़ने लगी। आर्या जंगली जानवर के ऊपर भारी पड़ चुकी थी, जिस वजह से जंगली जानवर वहां से भाग गया। तभी आर्या ने देखा कि यूनिकॉर्न के पेड़ पर चोट लगी है, जिस वजह से वह यूनिकॉर्न के पास जाने लगी। वही यूनिकॉर्न डर रहा था, जिसे देख आर्या ने कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस अपनी मदद करने दो। धीरे धीरे आर्या यूनिकॉर्न के पास जाने लगी। यूनिकॉर्न के पैर के छोटे पानी से साफ करने लगी। जैसे ही वह अपनी पॉकेट से एक रुमाल को निकालकर यूनिकॉर्न के पैर पर बांधने के लिए पीछे मुड़ी, तो उसने देखा कि यूनिकॉर्न का पैर खुद ब खुद ही ठीक हो गया है। ये देखकर वह हैरान थी और वह यूनिकॉर्न से बोली, अरे तुम तो एक जादू यूनिकॉर्न हो, तुम्हारा पैर तो खुद ब खुद ठीक हो गया। वही यूनिकॉर्न आर्या की मदद की वजह से उसे शुक्रिया कह रहा था, जिसे देखकर आर्या ने कहा, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, यह मेरा फर्ज था। तभी अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज आई, मैंने एक पहले राजकुमारी अच्छी है जो जानवरों की भाषा समझ रही है। आवाज सुनते ही आर्या ने पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। जिसे देखते ही आर्या बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी वह आदमी बोला, आपके लिए बहुत छोटी सी और मामूली बात हो सकती है, पर इस साम्राज्य के लिए नहीं। इस साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं है जिसे जानवरों की भाषा समझ में आती हो। आर्या पहले तो आदमी की बात सोचने लगी, तभी उसे एहसास हुआ कि आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो उसे हैरान करने के लिए काफी था। जिसे सुनते ही वह तुरंत आदमी के पास दौड़ी और वह बोली, आप जानते हैं कि मैं इस दुनिया से नहीं हूं, मैं किसी और दुनिया से आई हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी इस दुनिया में आने की वजह क्या है? क्या बता सकते हैं किस्मत का पेड़ कहां पर है? वह आदमी आर्या की बातों को सुन मुस्कुरा रहे थे। उसे आदमी के चेहरे के भाव को देख आर्या और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। क्या आर्या किस्मत के पेड़ को ढूंढ पाएगी? क्या आर्या जान पाएगी कि वह धरती से स्वर्ण साम्राज्य कैसे पहुंचे? क्या वजह था जो मरने के बाद आर्या स्वर्ण साम्राज्य जैसी जगह पर पहुंची? चैप्टर 2, पछतावा और मौत। अब तक अक्षरा के सामने अपने पति की सच्चाई आई थी। अब आगे अक्षरा, जो अपने पति के दिए धोखे के से उभरने की कोशिश कर रही थी। उसके पास रूही, जो उसकी सौतेली बहन थी, वो अक्षरा के चेहरे के पास झुकते हुए बोली, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं है कि तुम मेरी सौतेली बहन हो? आज तक मैं बस कुछ पता ना होने का प्रिटेंड करती रही। और हाँ, आपको मारने से पहले एक और बात बता दूं, आपके भाई को मैंने और अविनाश ने मिलकर मारा था। आपने तो बेचारे अभी को बिना बात के ही छोड़ दिया। बेचारे ने आपको पूरे दिलो जान से चाहा था, पर अफसोस तुम उसे कभी समझ ही नहीं पाई। अक्षरा, जो अब तक गुस्से से भर गई थी, वो बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से झटपटा रही थी। तभी अविनाश, जो तक रूही और अक्षरा की सारी बातें सुन रहा था, वो सामने आते हुए बोला, ओह मेरी प्यारी बीवी, आज तक मैंने तुम्हें कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया ना, तो लो आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही जन्मदिन पर यमराज जी के पास भेज देता हूँ। इतना कहकर वो हंसने लगा। अविनाश ने अपना एक हाथ रूही की कमर पर रखकर उसे अपने ओर करते हुए बोला, बेबी ये काम तुम करोगी या? अविनाश ने अपनी बात आधी ही छोड़ दी। उसके बाद का मतलब समझते हुए बोली, अभी ये तुम ही करो, मुझे इसे तड़पते देखने में मजा आ रहा है। तभी उन दोनों के कानों में अक्षरा की आवाज सुनाई दी, क्यों रूही, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तुम्हें अपनी बहन माना था। आखिर क्या गलती हो गई मुझसे जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही है? और अविनाश, तुमने तो मेरी जान बचाई थी ना उस रात, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की, पर अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी रूही हंसते हुए बोली, मेरी प्यारी अक्षरा दी, क्या आप अब तक समझ नहीं पाए? ये सब एक झूठ था। और अभी ने कभी आपकी जान बचाई ही नहीं, वो अभिमन्यु था जिसने आपकी जान बचाई।
उसको देखकर आप खुद को कुछ कर ना लो, इसलिए वो पहले ही वहां से चला गया। हमने तो बस इस बात का फायदा उठा लिया। तभी अक्षरा ने रूही के बाल पकड़ लिया, वो और कुछ कर पाती तभी एक गोली उसके हाथ पर लगी। अक्षरा को गोली लगते ही रूही ने अपने बाल अक्षरा के पकड़ से चुरा लिए। तभी और दो गोली अक्षरा के पेट और दिल में जा लगी। अक्षरा अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसको अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। आज उसी की गलती की वजह से उसका भाई मर गया और उसका प्यार अबीर उससे जुड़ा हो गया। और अब वो भी मारने वाली थी। उसने मन में कहा, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। अब अक्षरा की आंखें बंद हो गई थी। क्या यही था अक्षरा का अंत? चैप्टर 3 अंत्य आरंभ। अब तक अक्षरा, अविनाश और रूही ने मिलकर अक्षरा को गोली मार दी। अब आगे अक्षरा, जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उसने अब रूही और अविनाश से बदला लेने की ठान ली थी। अक्षरा का अब तक बहुत ज्यादा खून बह गया था। अक्षरा की सांसें टूटने लगी थी। उसकी वक्त रूही ने अक्षरा के पास आते हुए बोली, अक्षरा उप्स दीदी, हैप्पी बर्थडे, आपकी आत्मा को शांति मिले। और हंसते हुए अविनाश के साथ जाने लगी। अक्षरा की भी आंखें भी अब बंद हो चुकी थी। एक आलीशान कमरे में एक लड़की की नींद चीख के साथ टूटी। उसके पूरा शरीर कंपकपा रहा था। उसके चेहरे पर भी पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थी। तभी उस कमरे में एक लड़का आया। अक्षरा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ बच्चा, कोई बुरा सपना देखा क्या? उस लड़के को देखकर अक्षरा, जो अब तक सदमे में थी, उसने उस लड़के को गले लगते हुए कहा, अगस्त भाई। वो इतना कहकर सामने खड़े अगस्त को गले लगाकर रोने लगी। अगस्त, वो जो अब तक अक्षरा को शांत करने की कोशिश कर रहा था, वो भी अब अपने बहन को देखने लगा। आज अक्षरा कुछ बदली बदली लग रही थी। अब अक्षरा ने अपने भाई से कहा, कुछ नहीं, बस एक गंदा सपना देख लिया था, उसकी वजह से डर गई। इतना कहकर अक्षरा वॉशरूम में भाग गई। अक्षरा अपने आप को सही सलामत देखकर शौक रह गई थी। उसने अपने आप को मिरर में देखते हुए कहा, क्या मैं जिंदा हूँ? उसने अपने फोन में आज की डेट देखी तो उसे समझ में आया वो तो टाइम में 5 साल पीछे आ गई है। अक्षरा अपना अक्स शीशे में देख रही थी। उसका दूध सा गोरा रंग, उसका चेहरा जो रूही की वजह से खराब हो गया था, वो भी अब तक सही सलामत था। अक्षरा फ्रेश होकर बाथरूम से निकल गई। जब वो अपने कमरे में आई तो उसने रूही को उसके कबर्ड के पास कुछ करते हुए देखा। अक्षरा की आंखों में रूही को देखकर गहरी नफरत उतर आई थी। अक्षरा ने रूही को आवाज देते हुए कहा, क्या कर रही हो रूही मेरे कबर्ड के पास? अक्षरा जानती थी रूही जरूर उसका कोई सामान लेने आई थी। अक्षरा की आवाज सुनकर रूही अक्षरा की ओर पलट गई। रूही ने मासूम सा चेहरा बनता हुए कहा, वो अक्षरा दी, आज मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी है। मुझे भी जाना था पर आप जानती हो ना कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। इसलिए मैं आपके कपड़े देख रही थी। अक्षरा जानती थी रूही किसी बर्थडे पार्टी में नहीं बल्कि किसी क्लब में जा रही है। पिछले जन्म में रूही ने इसी पार्टी में गई थी और वो कुछ ड्रग्स लेते हुए पकड़ी गई थी। पर रूही वहां से तो बच निकली, पर कुछ लोगों ने रूही को पार्टी में आते और जाते वक्त की तस्वीरें ले ली थी। हालांकि उसमें रूही की शक्ल तो नजर नहीं आ रही थी, पर वो उन फोटो को मीडिया में अक्षरा सहगल के नाम से मशहूर किया गया था। उन फोटोज की वजह से अगस्त ने अक्षरा से बात करना छोड़ दिया था। अगस्त को लगा नहीं था कि उसकी बहन इतनी घटिया हरकत करेगी। अगस्त का गुस्सा रूही पर ना उतरे, इसलिए अक्षरा ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। अक्षरा को लगा नहीं था कि इस बात की वजह से उसका भाई उससे बात करना ही बंद कर देगा। अक्षरा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसका ध्यान रूही की आवाज से टूटा। रूही ने अक्षरा का ब्लॉक कलर का ड्रेस हाथ में लेते हुए बोली, वाउदी, क्या मैं ये ड्रेस ले लूं? मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। अक्षरा, जो रूही की सारे इरादों से वाकिफ थी, उसने रूही के हाथ से ड्रेस लेते हुए कहा, सॉरी रूही, मैं तुम्हें ये ड्रेस नहीं दे सकती। तुम तो जानती हो ना, ये ड्रेस मेरे लिए भाई लेकर आए थे, वो भी बहुत जिद करने के बाद। पर अब तक मैंने उस ड्रेस को पहना ही नहीं है, तो मैं तुम्हें मेरा ये ड्रेस नहीं दे सकती। और अगली बार मेरे कमरे में अपने से पहले और मेरे किसी भी सामान को छूने से पहले मेरी परमिशन जरूर लेना। अक्षरा ने मेरा इस शब्द पर काफी जोर दिया था। रूही को तो अक्षरा की बातें सुनकर सदमा लग था। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बींच ली। अब क्या करेगी रूही अक्षरा के साथ? चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन और नई जिंदगी की शुरुआत। अब तक अक्षरा, जो रूही की सारे इरादों से वाकिफ थी,
उसने रूही के हाथ से ड्रेस लेते हुए कहा, सॉरी रूही, मैं तुम्हें ये ड्रेस नहीं दे सकती, तुम तो जानती हो ना ये ड्रेस मेरे लिए भाई लेकर आए थे। वो भी बहुत जिद करने के बाद। पर अब तक मैंने उस ड्रेस को पहना ही नहीं है। तो मैं तुम्हें मेरा ये ड्रेस नहीं दे सकती। और अगली बार मेरे कमरे में अपने से पहले और मेरे किसी भी सामान को छूने से पहले मेरी परमिशन जरूर लेना। अक्षरा ने मेरा इस शब्द पर काफी जोर दिया था। रूही को तो अक्षरा की बातें सुनकर सदमा लग था। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बींच ली। अब आगे। अक्षरा अपने बेड पर जाकर बैठ गई। और उसने रूही को जैसे इग्नोर कर दिया था। रूही अक्षरा के कमरे से चली गई। अक्षरा जो रूही के बारे में सोच रही थी, उसे याद आने लगा रूही को और उसकी माँ माया को इस घर में उसकी माँ के मौत के कुछ दिनों बाद लाया गया था। अगस्त और अक्षरा को माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए अक्षरा के पापा राघव जी ने दूसरी शादी की थी। ऐसा सबको लगता था, सिवाय दादाजी के। वो तो पहले से जानते थे उनके बेटा पहले से इस माया से प्यार करता है। ये तक वो अक्षरा और अगस्त की माँ जहानवी जी को बहुत पहले छोड़ देना चाहते थे। जहानवी जी बहुत ही सुलझी हुई औरत थी। वो हमेशा अपने घर परिवार के बारे में सोचती। वैसे तो वो बहुत बड़े खानदान की बेटी थी, पर राघव जी के प्यार के खातिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जब जहानवी जी को ये बात पता चली तो वो बेचारी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी मौत हो गई। जानवी जी के मौत के कुछ दिनों बाद ही राघव जी ने माया जी से शादी कर ली और एक बेटी को अनाथ आश्रम से गोद ले लिया। सिवाय दादाजी के ये बात कोई नहीं जानता था कि रूही उनकी अपनी बेटी है। दादाजी ने अपने मौत के कुछ दिन पहले ही ये बात अगस्त को बताया था और वो रूही और माया जी को इस घर में एक गेस्ट की हैसियत से हमेशा रखा करते थे। अगस्त भी अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार राघव और माया को मानता था। दादाजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अगस्त और अक्षरा के नाम की थी। दादाजी के मौत के बाद अगस्त ने राघव जी से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। अगस्त सिर्फ अक्षरा से बात करता। रूही अपने अतीत में खोई हुई थी कि उसकी आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। अक्षरा की आंख रूम में किसी के होने की आहट से टूटा। अक्षरा जानती थी ये रूही है, जो अक्षरा का ड्रेस चुराने आई थी। रूही ने दबे पांव आकर अक्षरा का कबर्ड से वो ड्रेस लेकर चली गई। उसे लगा था अक्षरा सो चुकी हैं, इसलिए उसने अक्षरा की ओर ध्यान भी देना जरूरी नहीं समझा। अक्षरा जो रूही के लिए एक नया प्लान बनाकर बैठी थी। उसने डेविल हंसते हुए कहा, हम्मा मुझे पता था तुम ये ड्रेस लेने जरूर आओगी और देखो तुम कैसे दबे पांव आ भी गए। अक्षरा ने अगस्त को कॉल करते हुए कहा, भैया आप क्या कर रहे हो? तभी दूसरी तरफ से अगस्त ने कहा, कुछ नहीं बच्चा, वो आज एक ऑक्शन है, बस उसी में जाने की तैयारी चल रही है। तभी अक्षरा के आंखों में एक चमक आ गई। उसने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, भैया क्या मैं भी आपके साथ चालूं? पहले तो अगस्त जो अपनी बहन की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ था, उसे आज उसकी बहन कुछ बदली बदली लग रही थी। अगस्त ने अक्षरा से कहा, ओके तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतना कहकर अगस्त ने कॉल कटा दिया। रूही आज तुम्हारी हरकतों से तुम्हारा नकाब हटेगा, तुम बस देखती जाओ। रूही जो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, उसने अपनी माँ माया से कहा, मम्मा देखो तो ये ड्रेस मुझ पर कितनी सुंदर लग रही है। आपको पता है उस अक्षरा ने मुझे इस ड्रेस को लेने से मना कर दिया था। उसने मुझे रूम से भी बाहर निकल दिया। आज उसने मेरा बहुत इंसल्ट किया। माया जी ने चौंकते हुए कहा, वो 2 कौड़ी की लड़की, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। लगता है उसके पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। तुम चिंता मत करें, मुझे उसके पर काटना अच्छे से आता है। तुम बस हमारे प्लान पर ध्यान दो। और हाँ, इन पार्टी में जाना जरा कम कर दो, अगर तुम्हारे पापा को पता चला ना तो तुम्हें उनके गुस्से से मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। ध्यान रखना, और कुछ भी कर उस अगस्त के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करना। उस अक्षरा को तो मैं देख लूंगी। ठीक है, रूही ने कहा और पार्टी के लिए निकल गई। अक्षरा जो रूही की रूम के बाहर खड़ी थी, उसने इन माँ बेटी की सारी बातें सुन ली थी। अक्षरा ने मन में कहा, अब तक जो अक्षरा तुम्हारे इशारों पर नाचती थी, वो मैं नहीं हूं, तुम लोग बस देखते जाओ मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। क्या करेगी अक्षरा की सौतेली माँ अक्षरा के साथ? क्या अक्षरा बदल पाएगी अपनी किस्मत? क्या प्लान है अक्षरा का रूही के खिलाफ? चैप्टर 5, पहली मुलाकात। अब तक माया जी ने चौंकते हुए कहा, वो 2 कौड़ी की लड़की, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की।
लगता है उसके पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। तुम चिंता मत करें, मुझे उसके पर काटना अच्छे से आता है। तुम बस हमारे प्लान पर ध्यान दो। और हाँ, इन पार्टी में जाना जरा कम कर दो, अगर तुम्हारे पापा को पता चला ना तो तुम्हें उनके गुस्से से मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। ध्यान रखना, और कुछ भी कर कर उस अगस्त के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करना। उस अक्षरा को तो मैं देख लूंगी। ठीक है, रूही ने कहा और पार्टी के लिए निकल गई। अक्षरा, जो रूही की रूम के बाहर खड़ी थी, उसने इन माँ बेटी की सारी बातें सुन ली थी। अक्षरा ने मन में कहा, अब तक जो अक्षरा तुम्हारे इशारों पर नाचती थी, वो मैं नहीं हूं। तुम लोग बस देखते जाओ मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। अब आगे। रूही, तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो ना? देखते हैं कौन किसे बर्बाद करता है। आज तक तुमने मेरी अच्छाई का बहुत इस्तेमाल कर लिया, पर अब बस। अब मैं वो भोली भाल अक्षरा नहीं रही जो तुम्हारी हर बात को पूरा करने के लिए अपने भाई से लड़ जाती थी। अब वो नहीं हूँ। आज तक मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी गलती का नतीजा था, पर अब नहीं। अक्षरा अपने कमरे में जाकर रेडी होकर अगस्त का वेट करने लगी। अक्षरा ने आज ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना था। अक्षरा देखने में पहले से ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी गुलाबी होंठ, गहरी भूरी आंखें, उनमें काजल, माथे पर बिंदी, कान में छोटे से झुमके, आज अक्षरा बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद अगस्त अक्षरा को लेने आ गया। अक्षरा को देखकर अगस्त इमोशनल हो गया था। आज अक्षरा बिल्कुल अपनी माँ जानवी की तरह लग रही थी। अगस्त ने प्यार से अक्षरा के माथे पर हाथ फेरा और उसे उसी के आंख का काजल लगते हुए बोला, मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। अक्षरा चिढ़ते हुए बोली, भैया मैं बच्ची नहीं हूँ, अब आप मुझे बच्चा मत कहा करो। और आपको याद है, माँ भी हमेशा मुझे ऐसे ही नजर का टीका लगाया करती थी। आपको याद है? अब अक्षरा की आंखें भी नम हो गई थी। अगस्त ने अक्षरा के आंखों में आई नमी देखकर कहा, अक्षु तू उदास क्यों होती है? मैं हूं ना तेरे पास, चल अब बहुत देर हो रही है, हमें ऑक्शन में भी जाना है। अक्षरा अगस्त के साथ ऑक्शन में आ गई। अक्षरा जब से ऑक्शन में आई थी तब से उसकी नजरें बेसब्री से किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर बाहर से आते हुए शख्स पर पड़ी। वो अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने हमेशा की तरह व्हाइट शर्ट और ब्लॉक पैंट पहनी थी। उसका कोट उसके हाथ में था। अक्षरा की नजर अभिमन्यु की झील सी नीली आंखों से हट नहीं रही थी। इस जन्म में अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे से नहीं मिले थे। ये उनकी पहली मुलाकात होने वाली थी। इस बात से अक्षरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अक्षरा अभी तक अभिमन्यु के ख्याल में खोई हुई थी। उसका ध्यान अगस्त के आवाज से टूटा। अगस्त अक्षरा को एक नेकलेस दिखा रहा था। उस नेकलेस को देखकर अक्षरा को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। एक दिन जब माया जी ने अक्षरा को बताया था कि ये नेकलेस उसकी माँ का है, पर माया जी की जेलसी के चलते उन्होंने ये तोड़ दिया था। अगस्त आज इस ऑक्शन में सिर्फ अपने माँ के नेकलेस की वजह से आया था। तभी उस नेकलेस की बीटिंग स्टार्ट हो गई। किसी ने बोली लगाई 50,000, तो कोई और बोला 55,000। तभी अगस्त बोला 75,000। बीटिंग करते हुए लड़की ने कहा 75,000 1, 2। तभी अभिमन्यु ने अपनी बोली लगाते हुए बोला 1,00,000। अक्षरा ने अभिमन्यु की ओर में देखा। जब अभिमन्यु ने अक्षरा के आंखों में देखा तो वो सब भूल गया। अभिमन्यु अक्षरा के आंखों में जैसे खोने लगा था। अब तक अगस्त ने अपनी बोली सीधा 2,00,000 कर दी। अगस्त किसी भी कीमत पर अपने माँ की निशानी चाहता था। अभिमन्यु अब तक अक्षरा के आंखों से खोया हुआ था कि उसका ध्यान तालियों की आवाज से टूटा। इस नेकलेस के ओनर है मैं, अगस्त सहगल। आज पहली बार अभिमन्यु कोई बीटिंग हरा था। अभिमन्यु को जो भी चीज पसंद आती वो उसे हर कीमत पर पाकर रहता। पर आज अभिमन्यु को किसी की आंखों ने हरा दिया। ये सोचकर अभिमन्यु के फैंस पर स्माइल आ गई। उसने मन में कहा, मिस सुकून तुम्हें तो मैं पाकर रहूंगा। अगस्त ने वो नेकलेस अक्षरा के गले में पहनते हुए कहा, अक्षरा ये माँ का सबसे पसंदीदा नेकलेस था। वो हमेशा से इसे तुझे देना चाहती थी। और देख ये आज तेरे गले में है। आज माँ बहुत खुश होगी। तभी अक्षरा के फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ। अक्षरा ने वो एमएसजी अगस्त के सामने खोल और अपना फोन अगस्त की ओर कर दिया। अक्षरा के फोन पर एक न्यूज चल रही थी। अगस्त सहगल की बहन अक्षरा सहगल पकड़ की गई पब पार्टी में। क्यों आया था अब भी अक्षरा के नाम की खबर? और क्या करेगा अगस्त अब ये सब देखकर?